नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी का लोकार्पण करेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महाकुंभ में निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में बहुभाषाई सुगमता उपलब्ध करा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में सोने की अवैध खदान से बचाव कर्मियों ने 36 शव और 82 जीवित लोगों को निकाला। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार जीत दर्ज की और राजकोट में महिला क्रिकेट में भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के अंतिम मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी तथा एक पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर का लोकार्पण करेंगे। पहली बार एक साथ 3 पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज सुबह करीब 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। P-17A स्टिल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 9 एकड़ में विस्तारित इस परियोजना में एक मंदिर, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, सभागार तथा उपचार केंद्र आदि शामिल हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम 5 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। एक रिपोर्ट। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में थरमन षणमुगरत्नम की यह पहली भारत यात्रा है। मंत्रियों और सांसदों सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी उनके साथ है। यात्रा के दौरान कल वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री थरमन 17 और 18 जनवरी को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच मैत्री और परस्पर सम्मान पर आधारित भरोसेमंद सहयोग संबंध रहा है। वहां के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति षणमुगरत्नम की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह शाम 3 बजे प्रारंभ होगा। राज्यपाल रेमन ढेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और स्पेन के विदेश मामलों के मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेज ने मैड्रिड में स्पेन भारत काउंसिल फाउंडेशन में बदलती दुनिया के लिए रणनीतिक गठबंधन पर एक सत्र में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसान दुनिया में भारत स्पेन सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, भूमध्य सागरीय देशों और लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने में स्पेन एक प्रमुख भागीदार है। 77वां थल सेना दिवस आज गर्व और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम गौरव गाथा कार्यक्रम में भाग लेंगे। पहली बार पुणे में सेना पुलिस कोर और महाराष्ट्र एनसीसी की महिला टुकड़ी के साथ थल सेना परेड का आयोजन किया जा रहा है। परेड में भारतीय सेना द्वारा प्रयुक्त हथियार और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाएगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है और वहां लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। जम्मू के बाहरी इलाके अखनूर में सेना द्वारा आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली में रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमा से सटे क्षेत्रों में लॉन्च पैड बनाए गए हैं। उन्होंने सेना के जवानों के बलिदान की सराहना की और आतंकवाद से देश को सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषणी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का तकनीकी प्रबंध किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों को भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषणी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल खोया पाया समाधान के जरिए लोग अपनी भाषाओं में खोई या पाई गई वस्तुओं का विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं आसान संवाद के लिए वास्तविक समय में दर्ज की गई विवरण का अनुवाद भी हो रहा है। इसके जरिए अधिकारियों के साथ निर्बाध संवाद भी स्थापित हो रहा है। AI संचालित बहुभाषी चैटबोट कुंभ सहायक को महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। कुंभ सहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को मार्गों की सही जानकारी प्रदान करने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के अनुभव को भी बेहतर बनाना है। भाषणी मोबाइल ऐप की वार्तालाप सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ सहज संचार की सुविधा भी मिल रही है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लगभग 2,800 सीसीटीवी और AI युक्त कैमरों से महाकुंभ नगरी की निगरानी की जा रही है। ये भव्य आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में राहत दल ने 2 दिनों के बचाव अभियान में सोने की एक अवैध खदान से 36 शव और 82 जीवित लोगों को बाहर निकाला। बचाव अभियान जारी है क्योंकि अब भी सैकड़ों लोगों के खदान में दबे होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि जीवित बचे 82 लोगों को अवैध खनन, अतिक्रमण और प्रवासन अधिनियम के उल्लंघन के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले वर्ष अगस्त में पुलिस ने देश में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। खनिकों को बाहर आने में मजबूर करने के लिए महीनों तक भोजन और पानी की आपूर्ति रोक दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में बिना लाइसेंस वाले खनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता है। देश के कोयला आयात में पिछले वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 3% से अधिक की कमी आई है। इस अवधि में ये 15 करोड़ 40 लाख टन से कम होकर 14 करोड़ 90 लाख टन हो गया है। कोयला क्षेत्र अर्थव्यवस्था की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि घरेलू स्रोतों से कोयले की मांग पूरी करने में एक बड़ा अंतराल रह जाता है और इसे देखते हुए इस्पात उत्पादन जैसे बड़े उद्योगों की मदद के लिए कोयले का आयात जरूरी है। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,000 से ज्यादा हितग्राही गृह प्रवेश करेंगे। वहीं 11,000 से ज्यादा नए आवासों को मंजूरी दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विदिशा में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 124 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 53 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के 3,183 और आवास प्लस योजना के 749 आवासों सहित कुल 3,932 हितग्राही गृह प्रवेश करेंगे। वहीं 11,716 हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां भी प्रदान की जाएंगी। मध्य प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 36 लाख लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। वहीं विदिशा में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित होकर लखपति बनी 44,981 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ रही है। प्रमुख नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का अभियान शुरू कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और रोहिणी से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता आज नामांकन भर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के आज जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से पर्चा भरने की संभावना है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी आज जहांगीरपुरी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। खेलों में हॉकी इंडिया लीग में महिला टीम ने कल सांची राड बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली पाइपर्स को 1-0 से पराजित किया। वहीं पुरुषों की टीम में गुनासिका ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महिला लीग के हुए मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन की कैथरीन मूलन ने खेल के 23वें मिनट में बंगाल टाइगर्स की जीत दिल्ली एसजी पाइपर्स के खिलाफ सुनिश्चित की। प्लेयर ऑफ द मैच रही ब्यूटी डुंगडुंग। उधर राउरकेला में पुरुष लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने अपना मुकाबला टीम गोनासिका के खिलाफ खेला। मैच का अंतिम और निर्णायक गोल टीम गोनासिका के ली मॉर्टन ने खेल के अंतिम मिनट किया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मनदीप सिंह। हॉकी इंडिया लीग में आज भी 2 मुकाबले होंगे। महिला लीग में ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा यूपी रुद्राज और सराची रार बंगाल टाइगर्स के बीच। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आशीष चरंगू। वहीं खो खो विश्व कप में कल नई दिल्ली में भारत ने पुरुष और महिला वर्ग में जीत के साथ शानदार शुरुआत की। प्रियंका इंगले के नेतृत्व में महिला टीम ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को बड़े अंतर से हराया। इस शानदार जीत की बदौलत महिला टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। प्रतीक वाइकर की कप्तानी में पुरुष टीम ने ब्राजील पर 64 अंक से जीत हासिल की। महिला क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का फाइनल और अंतिम मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कल प्रयागराज में संगम तट पर उमड़े श्रद्धालुओं की तस्वीरें सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। दैनिक जागरण लिखता है, त्रिवेणी में घुला अमृत, 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में लगाई पुण्य की डुबकी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, श्रद्धा का सैलाब, महाकुंभ का पहला शाही स्नान संपन्न, हर ओर हर हर गंगे। हरिभूमि ने संगम में डुबकी के दौरान हेलीकॉप्टर द्वारा 50 क्विंटल फूलों की बारिश की मनमोहक तस्वीरें प्रकाशित की हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में आग का खतरा बरकरार, 2 बड़ी घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान गई। तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया गया। जनसत्ता की खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, आग ने खड़े किए सुपर पावर पर सवाल, 8वें दिन भी नहीं बुझी लॉस एंजलिस की आग। भारतीय सेना दिवस आज, देश का दिल मध्य प्रदेश बना रहा, थल सेना को और मजबूत, रक्षा निर्यात बढ़ाने में भी हिस्सेदारी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने गणतंत्र दिवस की जश्न की जबरदस्त तैयारियां करते जवानों का चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, सुबह ठंड के बावजूद रिहर्सल में जोश के साथ परेड करते दिखे जवान। वहीं कई समाचार पत्रों ने मौसम पर खबर दी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उड़ान और रेल आवाजाही पर असर पड़ा है। दिल्ली आने वाली 26 रेलगाड़ियां 4 घंटे तक के विलंब से चल रही हैं। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी का लोकार्पण करेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महाकुंभ में निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में बहुभाषाई सुगमता उपलब्ध करा रहा है। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। और राजकोट में महिला क्रिकेट में भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के अंतिम मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।